आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स सीखेंगे कि हमें मैटलैब में वेक्टर्स कैसे लिखना है। अभी से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आप प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं, अभी आने वाले लेक्चर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग मैटलैब में करने के लिए। तो आपने डेली 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप 10 मिनट मैटलैब को देंगे तो आप मैटलैब प्रोग्रामिंग कर सकेंगे और इसके एक्सपर्ट होंगे। तो जैसा मैंने डिस्कस किया, मैंने आपसे शेयर किया कि हम वेक्टर्स आज सीखेंगे। तो आज हम रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स सीखेंगे और उसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो कमांड विंडो है इसको मैं अनडॉक कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन हमें थोड़ी सी बड़ी नज़र आए। तो आप अनडॉक करेंगे कमांड विंडो को और पहला वेक्टर मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो रो वेक्टर लिखने के लिए आप कोई नाम उसको दे रहे होते हैं। यहाँ पर मैं रिमाइंड करा दूँ कि हम यहाँ चैप्टर नंबर 2 अमोस गिलेद की जो बुक है, जो मैंने शुरू में रिकमेंड की थी इस कोर्स के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। रो वेक्टर हमारे पास है। रो वेक्टर लिखने के लिए आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप कोई एलिमेंट लिखेंगे। रो वेक्टर अभी हम लिख रहे हैं, फिर कॉलम वेक्टर भी लिखेंगे। 5 6 और फिर आपने हर एलिमेंट के बाद एक स्पेसिंग देनी है। ज़्यादा स्पेस भी दे सकते हैं लेकिन मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए। तो अब जब आप वेक्टर लिख लेंगे तो जब एलिमेंट्स लिख लेंगे तो फिर हम आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने ये पहला रो वेक्टर लिख लिया है। तो इसका रो वेक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रो वेक्टर के नाम से ही रखा, इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं। अब मैं कीबोर्ड के अप एरो को प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसका नाम मैं चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ए रखना चाहूँ तो ए भी रख सकते हैं। और फिर इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये रो वेक्टर आ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें आप नोटिस करें, वो ये हैं कि जो ये वेक्टर लिखा गया है इसका आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते हैं। इनपुट में, यानी कि जब कमांड लिखी जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर आप नहीं लिख सकते, लेकिन जब आउटपुट आता है तो ये एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर आता है। अब इसको मुख्तलिफ तरीके से हम देखते हैं। इसी वेक्टर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं मुख्तलिफ तरीके से लिखना चाहता हूँ। आप इसके बाद 4 के बाद आप इस तरह से, अब यहाँ कोई स्पेसिंग नहीं है तो वो मैटलैब 4 5 को 45 समझेगा। तो स्पेसिंग आपने एक लाजमी देनी है। रो वेक्टर के साथ आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं। 4 के बाद कॉमा लगाइए, 5 के बाद कॉमा लगाएं। ये कॉमा आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको दोबारा रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 5 6 ही आ रहा है। आमतौर पे कॉमा लगाया जाता है ताकि जो नंबर हैं वो हमें अच्छे तरीके से कमांड में नज़र आ रहे हो, उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो। तो ये हमारे पास था रो वेक्टर। अब इसके साथ आप, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिंग दें, आप ज़्यादा स्पेसिंग भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप विजिबिलिटी बेहतर करना चाहते हैं तो इससे आपने घबराना नहीं कि आपने स्पेसिंग ज़्यादा दी, ये कोई एरर होगा। तो आपने ये जो है स्पेसिंग आप देख सकते हैं। तो इसको मैं एंटर करूँगा तो सेम आंसर हमें मिल रहा होगा। तो ये तो था रो वेक्टर लिखने का तरीका। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप सीखें कि रो वेक्टर कैसे लिखे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर लिखने के लिए आप पहले इसको कोई नाम दे देंगे, मिसाल के तौर पे बी नाम दे दें।
या आप इसको कॉलम वेक्टर नाम दे दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर बी नाम दे रहा हूँ। अब कॉलम वेक्टर हम लिखने जा रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इसके एलिमेंट्स हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप 3 लिखते हैं और ये कॉलम वेक्टर लिखने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसके बाद लगाना है सेमी कॉलन। स्पेसिंग आप दें या ना दें, यहाँ कोई स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ ताकि हमें नज़र सही आए। ये 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और 5 आप लिखेंगे। जैसे ही आप चाह रहे हैं कि यहाँ तक ये वेक्टर लिखा जा चुका है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि हर नंबर के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। इसको अगर मैं एंटर करूँगा, कीबोर्ड से एंटर हम करेंगे, तो ये आप देखिए कि ये कॉलम वेक्टर आपने लिख लिया है। तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर आपने यहाँ पर लिखा है। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एरर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास था बी, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करूं तो ये जो है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो, और इसको वो कह रहा है कि कुछ और एलिमेंट लिखें, तो मैं इसको जो है रन नहीं करूंगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है कि वो आपको कॉलम वेक्टर में नज़र आए। अब इसके साथ ही कॉलम वेक्टर लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करें, 3 लिखें और फिर एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो दूसरे प्रॉम्प्ट में नहीं जाएगा, वो आपसे डिमांड करेगा कि एक आप एलिमेंट नंबर लिखिए। तो 4 आप लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर 5 लिखेंगे। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, तो ये भी कॉलम वेक्टर लिखने का एक तरीका है। लेकिन ये कॉलम वेक्टर लिखने का इतना कॉमन तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ जाता है देखने वाले को। तो ये हमारे पास था रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। अब हम ये सीखते हैं कि अगर रो वेक्टर हमारे पास है, तो मिसाल के तौर पे मैं रो वेक्टर पे जाऊंगा। ये हमारा रो वेक्टर था। मैटलैब इसकी इंडेक्सिंग, यानी कि इसका आप ये समझ लें जो एड्रेस है, वो 1 से शुरू करता है। ये जो हमारे पास 4 है, ये 1 प्लेस पे पड़ा हुआ है, ये 5 सेकंड प्लेस पे है, ये 6 हमारे पास थर्ड प्लेस पे है। आप इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप ए के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैरेंथेसिस शुरू करेंगे। पैरेंथेसिस शुरू करने के बाद आप यहाँ पर 1 लिखेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो ये एड्रेस हमें A1 जब हम लिखेंगे तो हमें पहला एलिमेंट, A का पहला एलिमेंट 4 हमें मिल जाएगा। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर में मैट्रिसेस में भी हमने ऐसा ही लिखना है। A, अभी अगर आप दूसरा एलिमेंट इसका देखना चाहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप A2 लिखेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा, जो कि 5 हमारे पास यहाँ पर है। इसी तरह से A3 लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ए थर्ड एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो जो पैरेंथेसिस हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट हम लिखते हैं, वो बेसिकली एड्रेस होता है ए का, यानी कि इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग ऑफ वेक्टर्स। अगर आप कॉलम के केस में बात करें, मैं फॉर एग्जांपल कॉलम वेक्टर लिखूं बी, मैं CLC लिखूंगा ताकि ये कमांड्स ख़त्म हो जाएं। और इसी तरह से मैं जैसे कॉलम वेक्टर लिख रहा था, अब बी, अगर बी आप 1 लिखेंगे तो इसका B2 हम लिखते हैं, मिसाल के B2 हम लिखेंगे तो ये आएगा 4, B3 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। यानी कि इंडेक्सिंग आपने पैरेंथेसिस में लिखनी है, या एड्रेस कहते हैं आप, कि बी के एलिमेंट अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।